class. Today we will discuss +1 physics chapter first. This is the starting of first chapter of your physics, that is physical quantity, or we can say physical world. Here we will discuss first of all first D means chapter first के D portion को सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, that is dimensional analysis. तो देखिए जो की पॉइंट्स रहेंगे आज के हमारे, that are what are physical quantities, dimensional formula, dimensional equation, dimensional formulae of some quantities जो कि यहाँ पर हम निकाल के दिखाएंगे, and 4 types of physical quantities. These are the key points that will be discussed in today's class. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है physical quantities. Physical quantities क्या होती हैं? The things that can be measured, or we can say the quantities which can be measured accurately. जिन क्वांटिटीज को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ना, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. उन्हीं क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल कैपिटल क्यू से लिखा जाएगा, एंड कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू होता है. एन इंटू यू मीन्स क्यू हमारा फिजिकल क्वांटिटी है. एन का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू इज यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, if we are going to take sugar, अगर हम शुगर लेने जाते हैं तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी that will be mass of sugar. तो फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर मास को डिनोट करेगी. एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कि आपको कितनी चाहिए. आपको चाहिए 5 kg, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि शुगर का मास हमें कितना चाहिए, 5 kg. मीन्स मास यहाँ पे हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 5 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई. बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको लेनी है दैट आर 3. कौन कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम. बेसिक हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. सिंबल फॉर मास यू हैव टू रिटन एज m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t. इस तरह से आपने इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है कि मास का सिंबल m है, लेंथ का l है और टाइम का t है. तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल मैथमेटिकली आप ये रहेगा कि Q इक्वल्स टू n इंटू यू. जैसे कि आप लेंथ की बात कर रहे हैं कि कितना लेंथ है, आप कहोगे 5 मीटर, 5 किलोमीटर, कुछ इस तरह से. तो जो 5 या 10 जो वैल्यू है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो इसके साथ यूनिट है वो किसकी वैल्यू रहेगी, u की रहेगी. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि Q इक्वल्स टू n u. एक और रिलेशन जो इसके लिए है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. ये क्या बता रहा है? n1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 का मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यहाँ पर u1 u2 है ये दोनों क्या है, दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट. जैसे कि मैंने एक तो लिख दिया 5 किलोग्राम, तो ये हो गया n1 u1. इसी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5000 ग्राम. तो ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी. क्लियर? मैंने लिख दिया 5 मीटर, या मैंने इधर लिख दिया 500 सेंटीमीटर. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यूनिट को कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, फिर भी हमारा सिस्टम जो रहेगा दैट विल बी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. क्योंकि जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी आपका जो यूनिट को मेजर करने का सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, and this is an important relation between those physical quantities. Now we will discuss about dimensional formula and dimensional equations. देखिए इन फिजिकल क्वांटिटीज को जब आप मेजर करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, तो आपने एक सीक्वेंस पकड़नी है. मीन्स आपने हमेशा m, l, t इस फॉर्म में चीजों को लिखना है कि मास, लेंथ और टाइम इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर मुझे कहा जाए कि मास का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास.
क्या रहेंगे, दोनों के दोनों 0 0 रहेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो मास का बना दैट इज m1l0 t0। इसी तरह से अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ की बात करूं तो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा m0 l1 t0। और तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, अगर आप उसकी बात करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा m0 l0 t1। क्लियर? इन तीनों से कुछ चीजें समझते हैं हम। यहाँ पर 1 0 0 या फिर 0 1 0 ये जो चीजें हैं ये क्या है? दीज आर द डायमेंशंस। इनको आपने डायमेंशंस कहना है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स रेजिंग टू ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर आपने रेज करके लिखी है वही इसका क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ टाइम, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो आपने टाइम के डायमेंशंस क्या लिखने हैं? 0 0 1। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0 0 1। इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला देकर अगर उसके डायमेंशंस पूछेगा तो आपने क्या बतानी है? पावर बतानी है। क्लियर? दूसरे नंबर पे आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन समझ आ गया। अब हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे कहा जाए कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ तो आप क्या कहेंगे कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है? तो आपने ये वाला फैक्टर उठा के रख देना है। टाइम का पूछे तो ये हो जाएगा, लेंथ का पूछे तो ये हो जाएगा और मास का पूछे तो ये हो जाएंगे। दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? थर्ड नंबर पे पूछेगा डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशन, अगर वो आपसे डायमेंशनल इक्वेशन पूछे तो आपने क्या कहना है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इसके इक्वल में रख देना। कि ये फॉर्मूला किसका था भाई? लेंथ का। तो यहाँ लिख देना आप कि लेंथ इज इक्वल टू m0 l1 t0 मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटिंग विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला मेक्स एन डायमेंशनल इक्वेशन। कि अगर आपको डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का वो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो उसके बराबर में रख दीजिए, वो आपकी क्या बन जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए फिर से इन चीजों को, बेसिकली हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंगे हम, मास, लेंथ और टाइम। ये फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। मास का जो फॉर्मूला रहेगा m1l0 t0, इस तरह से लेंथ का और टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो पावर्स इनकी हैं इनको हमने डायमेंशंस कहना है। इस पूरे फैक्टर को आप डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे और जिस चीज़ का फॉर्मूला है अगर उससे इक्वेट करके रख देंगे तो ये पूरी हमारी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये टॉपिक क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। पॉज द वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। देखिए 3 फॉर्मूले तो आपके पास आ ही चुके हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो यू हैव टू डिराइव दिस टेबल। आपने ये ऐसे टेबल बना लेनी है जिसमें आपको सारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपके +1 के सिलेबस में इंक्लूड है। आपके बुक के अंदर बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला दिए हुए हैं बट आर मोस्टली आर रिलेटेड टू +2 सिलेबस। हम यहाँ पर सिर्फ +1 के सिलेबस के फॉर्मूलेज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो मैंने उठाया है एरिया। फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है? एरिया। एरिया जो है वो दूसरी चीजों से कैसे रिलेटेड है? आप कहेंगे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, क्या कि ये जो एरिया है ना इसको हम क्या कहेंगे? एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही आप यहाँ पर लेंथ कंसीडर करेंगे। देखिए जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला का टॉपिक आप करेंगे, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, आप इन सभी चीजों को क्या मानकर चलेंगे? लेंथ, क्योंकि उनका अलग से कोई डायमेंशन नहीं बन सकता। तो आपने इन सबको लेंथ कंसीडर करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लेंथ इनटू लेंथ
और वी कैन से ये बन गया हमारा n पावर 2, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम जब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बिकम m पावर 0 n पावर 2 and d पावर 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। हियर वी हैव टू पुट SI यूनिट। SI यूनिट जो एरिया की होती है स्टूडेंट दैट इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया के बारे में आपको इतनी बातें पता लग गई कि एक तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मींस जिन भी क्वांटिटीज को आप मास, लेंथ और टाइम की हेल्प से निकालेंगे ना वो सारी क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और मास, लेंथ और टाइम क्या था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया को मैंने लिख दिया ऐसे, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है क्योंकि ये दोनों फैक्टर 0 थे और ये क्या हो गई इसकी SI यूनिट। एरिया के बाद हम चलते हैं वॉल्यूम पे, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। ये बताना जरूरी नहीं है कि ये भी डिराइव्ड है। और वॉल्यूम को मैं लिख रही हूँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो बाद में क्या बन जाएगा L इंटू L, क्योंकि मैं बता चुकी ना कि इनको भी क्या करना है, लेंथ कंसीडर करना है। तो आपके पास आया L क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L क्यूब T0, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और SI यूनिट इसकी क्या रहती है, मीटर क्यूब। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को यूज करते हुए तीसरा फॉर्मूला डेंसिटी। देखिए आपको यहाँ क्या लिखना होता है कि ये चीज है किसके इक्वल। तो आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास, दैट इज m। वॉल्यूम के लिए अभी भी आपने निकाला, आप लिख सकते हैं n पावर 3, ये दोनों फैक्टर तो 0 है, तो आप लिख सकते हैं m बाई l क्यूब, जो कि क्या बनेगा m1 l की पावर 3 जब ऊपर जाती है ना तो ये बन जाएगी -3 और t क्या है 0। तो ये क्या बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। नाउ वी हैव टू राइट यूनिट हियर। मास और लेंथ आपने यूनिट कौन सी लेनी है, SI यूनिट। तो SI यूनिट आपने मास की हो गई किलोग्राम, लेंथ की हो गई मीटर, और क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो आप कहेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दीज आर द SI यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पे। नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों को सेम कंसीडर किया जाएगा। अब एक का तो पता होना चाहिए कि स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम कंसीडर करना है। तो मीन्स डिस्टेंस को मैं n लिखने वाली हूँ और t को t लिखेंगे। तो यहाँ डिराइव करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। m कुछ नहीं है तो m0, l कितना है 1 और t ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड का भी कह सकते हैं आप, वेलोसिटी का भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट बनाएंगे, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड भी आ सकता था, बट वी आर टेकिंग हियर SI यूनिट। तो SI यूनिट के अंदर मीटर पर सेकंड आपने लेना है। ये हो गया हमारा स्पीड का। स्पीड को यूज करते हुए नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज लीनियर मोमेंटम। आप लोग इससे फेमिलियर है, 9th में आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और लीनियर मोमेंटम को हम p से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का देखिए आपने निकाला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंथ अपॉन टाइम अभी निकाला है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n0 n1 t -1। अब इनको कंबाइन कीजिए, m की पावर 1 ये है, 0 ये है, तो m की पावर हो जाएगी 1, n की पावर 1 और t की पावर -1। ये क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। नाउ इसके यूनिट बनानी है, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये इस तरह से बनते हैं भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, रिलेशन दूसरी चीजों के साथ, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड SI यूनिट।
नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज v बाय टी, और v का क्या है? m0 l1 t माइनस 1 ओवर t। तो ये बन जाएगा m0 l1 t माइनस 2। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सारे फॉर्मूले आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम m0 l1 t माइनस 2। यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड और सेकेंड नीचे, तो यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर एक्सेलरेशन। अब देखिए चाहे आपको लीनियर एक्सेलरेशन दिया हो, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हो, यानी कि जी दिया हो, दोनों के लिए सारा सिस्टम क्या चलेगा? सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का तो m रहेगा, एक्सेलरेशन का भी अभी आपने निकाला है, बुक कीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? m पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो m पावर 1 l1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स की जगह आपको टेंशन वर्ड लिखा हुआ मिले, फोर्स की जगह अगर आपको टेंशन वर्ड लिखा हुआ मिले, तो टेंशन भी क्या होता है? फोर्स होता है, यानी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस हो दोनों सेम रहेंगे। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता ना तो ये नहीं निकल पाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हमने अभी भी निकाला, m1 l1 t माइनस 2, और एरिया का क्या होगा? l पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, m1 l1 ये रहा माइनस 2 ये रहा, तो कितना बचेगा? माइनस 1 और t पावर माइनस 2। फोर्स को मेजर कर, फोर्स की यूनिट नहीं निकालेंगे यहाँ पर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। और न्यूटन किसके इक्वल रहेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर के पास आ जाइए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक है, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क। नेक्स्ट दैट इज वर्क। वर्क कहे, एनर्जी कहे, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। वर्क होता क्या है? वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अगर हमने फोर्स लगाकर किसी बॉडी को मूव कर दिया तो हमने क्या कर दिया? वहां पे वर्क कर दिया। तो फोर्स, वर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करो? डिस्टेंस से। फोर्स का फॉर्मूला ये था m1 l1 t माइनस 2। और नाउ नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या है? पावर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले तो वैसे तो हम कहते हैं पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका रिलेशन लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू w बाई टी। W क्या है? वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल ही लिया, उसको किससे डिवाइड करना है? t से, यानी कि टाइम से। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2। इसको किससे डिवाइड करना? टाइम से। तो देखो क्या बनेगा? m1 l2 t माइनस 2 ये है, ये ऊपर जाके माइनस 1 एक और हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? m1 l2 t माइनस 3। नाउ यूनिट, वर्क की यूनिट है जूल, टाइम की सेकंड, तो ये हो गई जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया किसके लिए? पावर के लिए। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ का यानी कि L, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन। फोर्स का था m1 l1 t माइनस 2, लेंथ का L, तो ये बनेगा m1 l1 ये रहा, माइनस 1 ये हो जाएगा, ऊपर जाके 0 हो जाएगा भाई,
और टी की पावर क्या है -2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, सरफेस टेंशन का। ठीक है, और यूनिट बना देंगे यहाँ से न्यूटन पर मीटर, फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर। अब आ जाइए एंगल के ऊपर। देखो एंगल क्या है, थीटा। एंगल होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। ये होती है एंगल की डेफिनेशन, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या है, आर्क भी एक लेंथ है, और रेडियस क्या है, वो भी एक लेंथ है। यानी कि अगर आपको एंगल निकालना है तो आप कहेंगे L बाय L, L बाय L तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स फॉर्मूला क्या बचेगा, m0 L0 T0। इस तरह से जब आपके पास कोई फॉर्मूला आता है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का वो फॉर्मूला होगा ना, उसको आप कहोगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, मतलब उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो इक्वल फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो बने, क्योंकि ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं आप, तब आपके पास एंगल आ रहा है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, दैट विल बी ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, रेडियन में या डिग्री में हम क्या मापते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल दोनों सेम बातें हैं। ऐसा क्यों, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वहां पर उसने जो एंगल बनाया है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यानी कि ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है तीनों चीजें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, मीन्स आप उस एंगल की बात कर रहे हो जो बॉडी ने मूव करते हुए सेंटर पे बनाया है। जैसे कि बॉडी चल रही है सर्कुलर पाथ में, ये दो पॉइंट उसने क्रॉस किए, P और Q, और यहाँ पे एंगल बनाया थीटा। तो इस टाइम ये जो थीटा होगा ना, इसको क्या कहा जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे एंगल है जिसको आपने थीटा कहा है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाता है। ओमेगा क्या होगा, थीटा बाय टी। ठीक है, ओमेगा क्या होगा, थीटा बाय टी। अब थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यानी कि बचा 1/t, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L0 T-1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि m और L 0 हो चुके हैं, t केवल नीचे बचा तो वो T-1। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम पीरियड की सेकेंड, तो ये यूनिट बनेगी रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है। जैसे एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस ओमेगा बाय टी। ठीक है, अब ओमेगा का फॉर्मूला आपके पास आया ही हुआ है, m0 L0 T-1, उसको आपने इस t से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेंगे m0 L0 T-1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2। ये बन गया फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का, और इसकी यूनिट क्या रहेंगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक थे, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा अगर आपको वेवलेंथ कहा जाए, एक वर्ड ये भी सीखिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है वेव की लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, उसको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। वेवलेंथ का सिंबल क्या होगा, लैम्डा। और जो लैम्डा होती है ना, वो एक लेंथ होती है, लेंथ ट्रेवल्ड बाय वेव, उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो वही रहेगा जो लेंथ का होता है, मींस m0 L1 T0। क्लियर। और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला। वेवलेंथ अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिंबल लैम्डा है, डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो लेंथ का होगा, और यूनिट क्या है इसकी, मीटर। पॉज। नाउ वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 4 पोर्शन में बांट लिया है, जो कि आपने फॉर्मूले डिराइव किए ना, उन्हीं के बेस पे। कैसे देखिए, फर्स्ट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका मतलब समझिए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो खुद क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल G से। ठीक है, हमने न्यूटन का एक ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, G m1 m2 by r²।
यहाँ पर ये जो जी है ये एक कांस्टेंट है, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। क्या कैसे निकलेगा कि जी को आप क्या कहेंगे, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अब दोनों मास के फॉर्मूले हैं, ये फोर्स का और ये लेंथ का, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, और वैसे ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट लेते हैं हम, c कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बस इसका भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर। अब दूसरी डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल भी है और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, उनको क्या कहेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल। इनको तो आप ढेरों सारे एग्जांपल आपने किए हैं, फोर्स, एरिया, डेंसिटी, ये सब क्या है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होंगी और इनका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, तो इनको कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। थर्ड इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसी चीजें जो कांस्टेंट हैं और डायमेंशन लेस का मतलब कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पाई लिख दिया मैंने, पाई के अलावा और भी कोई वैल्यू रख दीजिए, 22 लिख दिया मैंने, ये सब क्या है, कांस्टेंट है और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, कोई फॉर्मूला ना हो, उसके एग्जांपल आपके पास ये हो जाएंगे। क्लियर। डायमेंशन लेस वेरिएबल, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज वेरिएबल रहेंगी, मतलब बदलेंगी, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एंगल, जो कि अभी आपने किया था कि एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। लेकिन एंगल खुद क्या है, एंगल एक वेरिएबल है, अलग अलग चीजों के लिए एंगल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो ये एक वेरिएबल हो गया, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, वो ये चेक करने के लिए कि आपको डायमेंशंस की पूरी नॉलेज है या नहीं है। तो ये थे आज के टॉपिक्स हमारे, आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। इनको करते रहिए प्रैक्टिस, डायमेंशनल फॉर्मूला की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।